दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं अन्नू कपूर अपने सभी गणमान्य श्रोताओं का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो कथाएं मैं लेकर आया हूं उनमें पहली कथा है उस गीत की जिसे शैलेंद्र ने लिखा जली हुई माचिस की तीलियों से। कौन सा था यह गीत बताऊंगा आज। दूसरी कहानी है उस हीरो की जिसने अपनी ही फिल्म के 5,000 रुपए के टिकट खरीदे। क्यों, यह भी पता चलेगा आज। फिर हमारा सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा महान गीतकार, शायर, स्वर्गीय मजरूह सुल्तानपुरी को। फिर एक और कहानी होगी गोविंदा की। 80 के शुरुआती दशक में कैसे मिली गोविंदा को पहली फिल्म तन बदन। और कार्यक्रम के अंत में श्रोता का प्रश्न। आज बताऊंगा उन फीमेल चाइल्ड आर्टिस्ट्स के बारे में जो बाद में जाकर बड़ी कामयाब हीरोइन बन गई। अगर आप तैयार हैं तो चलिए फर्स्ट गियर डालते हैं, सुहाना सफर की शुरुआत करते हैं। 1952 की फिल्म दाग के एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। धुन तैयार थी मगर गीत और उसके गीतकार शैलेंद्र का इंतजार था। शैलेंद्र जैसे ही आए, शंकर जयकिशन ने उनसे गीत के शब्दों के बारे में पूछा। शैलेंद्र ने कहा गाना तो नहीं है मगर गाने का आइडिया है, बस आधा घंटा दे दो। और वो अपने साथ म्यूजिशियन दत्ताराम को लेकर एक बगल के पार्क में चले गए। बैठ गए, वहां पर गीत लिखने लगे। बोल पसंद नहीं आते, कोई विचार नहीं जमता तो पन्ना फाड़ फाड़ कर फेंक देते। साथ साथ सिगरेटें भी चल रही थीं। जब कहीं धुन की जरूरत महसूस होती तो दत्ताराम उन्हें धुन गुनगुना के बता देते कि मीटर ये है। टाइम बीत रहा था लेकिन गीत अभी तक बन नहीं पाया था। इसी बीच शैलेंद्र साहब ने 12-15 सिगरेटें फूंक डाली। जहां वो बैठकर पार्क में जमीन पर लिख रहे थे वहां ढेर बन गए 3। एक फाड़े हुए पन्नों का, कागज का, दूसरा सिगरेट के बुझे टुकड़ों का और तीसरा माचिस की तीलियों का। लेकिन गाना अब भी तैयार नहीं था। अचानक शैलेंद्र चहक उठे। बन गया, बन गया। दत्ताराम भी खुशी से भर गए। शैलेंद्र ने नया पन्ना खोला और गीत लिखना शुरू किया क्योंकि अचानक ही कोई विचार, कोई ख्याल, कोई बोल जहन में आ गया था और फौरन लिखना शुरू किया। अभी लिखना शुरू किया था कि कलम ने धोखा दे दिया। स्याही खत्म हो गई। अब क्या करें? अगर किसी को पेन लेने भेजते हैं तो विचार और शब्द दिमाग से निकल जाएंगे। नहीं, अभी लिखना होगा, अभी यहीं पर। अचानक नजर गई घास पे पड़ी माचिस की तीलियों पर। फौरन तीली उठाई और उसी बुझी हुई तीली से उसकी कालक से कागज पर लिखना शुरू कर दिया। एक के बाद एक तीली उठाते गए और लिखते चले गए और उन्हीं बुझी हुई तीलियों से वो गाना लिख दिया जो आज भी चिराग की तरह जल रहा है। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। बात तब की है जब जितेंद्र इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। तो दूसरी तरफ एक कामयाब कैमरामैन रविकांत नागाइच भी डायरेक्टर बनने की कोशिशों में लगे हुए थे। रविकांत जी अपनी फिल्म फर्ज की स्क्रिप्ट लेकर कई स्टार से मिले मगर कोई भी स्टार इस फिल्म का हीरो बनने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने नए कलाकार जितेंद्र से बात की तो जितेंद्र ने हां कहने में जरा भी देर नहीं लगाई। फिल्म बननी शुरू हो गई। इस फिल्म पे एक नए निर्देशक और एक स्ट्रगल कर रहे एक्टर, दोनों की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। दोनों की एक ही तमन्ना थी, फिल्म हिट हो जाए। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ गई। शुरू के कुछ सप्ताह तो बहुत निराशाजनक बीते। सिनेमा हॉल दर्शकों को तरस गए। नौबत यह आ गई कि फिल्म को चलाना बहुत जरूरी हो गया कि बात फैले कि सिनेमा हॉल में लोग बैठे हुए हैं। तो फिल्म को चलाने के लिए खुद जितेंद्र ने 5,000 रुपए के टिकट खरीदे। उन्हें उम्मीद थी कि इन 5,000 के टिकट से वो कुछ लोगों को फ्री सिनेमा हॉल में भर देंगे और माउथ पब्लिसिटी के वजह से शायद बात फैल जाए कि लोग देख रहे हैं फिल्म और आगे अच्छे रिजल्ट्स मिले।
11वें सप्ताह के बाद अचानक फिल्म के कलेक्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। 5,000 रुपए के जो फ्री टिकट बटे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को सिनेमा हॉल में पहुंचा दिया। इसी वजह से माउथ पब्लिसिटी हुई और टिकट खिड़की पर दनादन बिकने लगे, और जिस फिल्म को फिल्म पंडितों ने एक फ्लॉप फिल्म घोषित कर दिया था, वही फिल्म हो गई सिल्वर जुबली। इतनी बड़ी हिट हो गई कि हीरो जितेंद्र और डायरेक्टर रविकांत नागाइच दोनों की आगे की राह आसान हो गई। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम एंड वेलकम टू सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। हेलो, कौन बोल रहा साहब? सर, मैं मनमोहन सिंह विर्क बोल रहा हूँ, जालंधर पंजाब से सर। अच्छा जी, विर्क जी की हाल है? जलंधर तो बोल रहे हो तुझे? हाँ जी, बिल्कुल जी, मैं जलंधर तो बोल रहा हूँ जनाब। और मैं ये कहूंगा कि जय नसीब आपसे बात हुई हमारी। नहीं जी, धनभाग साडे कि तुसी साडे नाल गल कर रहे हो, कमाल कर रहे हो विर्क साहब। जलंधर ते की हाल ने? अनुज जी, अंजा की बारिश इतने ज्यादा नहीं हुई है, और ये कि हुन ह्यूमिड हीट हैगी है। फिर तो बॉम्बे तक की हाल चाल है? मुंबई दा बस बूदी बूदी घटाएं आती हैं, मुतरदबों की हवाएं आती हैं, किसके गेसू खुले हैं सावन में, महकी महकी हवाएं आती हैं। क्या बात है। तो अनु जी, एक मेरे तरफ से भी ले लीजिए प्लीज। जी प्लीज, इरशाद। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, वाह वाह। ये किसके लिए है, ये है किसके नाम, इन अनजान परदेसियों का सलाम, घटाओं पे लिख दो घटाओं के नाम। जलंधर वालों के साथ साथ विर्क साहब की आवाज को पूरे देश ने सुना होगा। आप जानते हैं 92.7 बिग एफएम हमारी कंट्री का वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेडियो चैनल है। और कुछ कहना चाहते हैं विर्क साहब? अनु जी, ऐसा मतलब ये बताऊं कि बहुत लंबे इंतजार और काफी कोशिशों के बाद आपसे बात हुई। मैं आपका कायल हूँ, और आप एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं आप, और आप उतनी गुणवान कलाकार हैं आप। भगवान आपको अच्छी सेहत दे और आप ऐसे ही अच्छी फिल्मों के लिए काम करते रहें। सर, एक मेरे पसंद का गाना जरूर। कौन सा बताइए आप? हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। डेफिनेटली ये बजाने जा रहा हूँ। हमारे जलंधर के हमारे श्रोता हैं श्री MS विर्क साहब, उनकी सेवा में उनको नजर कर रहा हूँ। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा महान कवि, शायर, गीतकार स्वर्गीय मजरूह सुल्तानपुरी को। मजरूह सुल्तानपुरी का असली नाम था असरार उल हसन खान। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे। मजरूह सुल्तानपुरी की प्रारंभिक शिक्षा इस्लामिक पद्धति के अनुसार अरबी और फारसी में हुई। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के तकमील उत्तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा पद्धति की तालीम हासिल की और हकीम बनकर सुल्तानपुर में प्रैक्टिस करने लगे। मजरूह को बचपन से ही साहित्य, शेर, शायरी का शौक था, लेकिन घर में इन सब चीजों की मनाही थी, सो उन्हें मन मारकर हकीमी करनी पड़ी। हकीमी करते हुए एक दफा सुल्तानपुर के एक मशायरे में जाने का मौका मिल गया। मशायरे में उनके कलाम को, उनकी शायरी को इतनी वाहवाही मिली कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो हकीमी नहीं करेंगे, और ये सोचकर वो जिगर मुरादाबादी के शागिर्द हो गए। मशायरों में भाग लेने लगे और देखते देखते लोगों के दिलों में बस गए। श्रोताओं और दर्शकों के दिलों में मजरूह सुल्तानपुरी की शायरी का बहुत बड़ा स्थान हो गया। एक बार मजरूह एक मुशायरे के लिए आए हुए थे बंबई। बेहतरीन मुशायरा, बहुत वाहवाही मिली, बहुत प्रशंसा मिली। यहां इस मुशायरे में मौजूद थे फेमस फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर AR कारदार। कारदार साहब को भी मजरूह सुल्तानपुरी का कलाम बहुत पसंद आया। AR कारदार तुरंत मजरूह सुल्तानपुरी से पेशकश कर डाली कि आप मेरी फिल्म में गीत लिखें, मगर मजरूह साहब ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्मों में गीत लिखना कोई अच्छा काम नहीं है। लेकिन जब उनके उस्ताद
जिगर मुरादाबादी ने उन्हें समझाया कि फिल्मों के लिए लिखना कोई बुरा काम नहीं है, बल्कि इससे तुम इतना कमा सकते हो जितना कभी तुम्हें मुशायरों में नहीं मिलेगा। इसके बाद मजरूह मान गए और शुरू हो गया उनका फिल्मी सफर। पहली फिल्म थी शाहजहां। गीत जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। कितने लोकप्रिय गीत। फिल्म के ये गीत बहुत लोकप्रिय हुए और गीतों के साथ मजरूह सुल्तानपुरी जम गए। इसके बाद की एक फिल्म अंदाज से मजरूह सुल्तानपुरी को और प्रसिद्धि मिल गई और अब वो हिंदी सिनेमा के एक जाने माने और सफल गीतकार के रूप में प्रतिस्थापित हो गए। मजरूह सुल्तानपुरी की कुछ फिल्में बताना चाहूंगा। आर पार, मिस्टर मिसेस 55, CID। नासिर हुसैन के साथ उनका साथ बहुत लंबा रहा। पेइंग गेस्ट, तुम सा नहीं देखा, फिर वही दिल लाया हूं, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, कारवां, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है। बहुत लंबी लिस्ट है। मजरूह सुल्तानपुरी ने कुंदन लाल सहगल से लेकर शाहरुख खान तक के लिए गीत लिखे हैं। दोस्ती के गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, इस गीत के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को सर्वोत्तम गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1993 में मजरूह सुल्तानपुरी को भारत सरकार ने फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 24 मई 2000 को निमोनिया से ग्रसित होने के बाद 80 साल की उम्र में मजरूह सुल्तानपुरी का निधन हो गया। आज इस सेगमेंट में खिराज अकीदत, श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित किए उस महान गीतकार, महान शायर की स्मृति में। मजरूह सुल्तानपुरी शरीर से अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन जब तक हिंदी सिनेमा के गीत लोग सुनते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और उन गीतों पर फड़कते रहेंगे, दिल बहलाते रहेंगे, तब तक मजरूह सुल्तानपुरी याद आते रहेंगे। गोविंदा स्ट्रगल के दिनों में विरार से चला करते थे चर्च गेट तक। 3-4 घंटे बर्बाद हो जाया करते थे। इसलिए वो अपने मामा के पास आकर रहने लगे खार में और यहीं से स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। स्टूडियोज के चक्कर लगाते, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाते और एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने का भी टाइम मिल गया। उन्होंने अपना एक वीडियो प्रोफाइल बनाया जिसे वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को दिखाने की कोशिश किया करते थे। कुछ लोग देखते, कुछ नहीं देखते, रिजेक्ट हो जाते। वीडियो देखने से पहले ही कुछ रिएक्शन मिलते थे कि तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, तो कोई कह देता तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो कोई कहता तुम्हारी आवाज में वो बात नहीं है। कुछ लोग आश्वासन देते थे कि कभी मेरी फिल्म शुरू होगी तो मैं सोचूंगा। लेकिन ये वादे सिर्फ वादे रहे। इन्हीं दिनों गोविंदा के मामा भी एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म थोड़ी सीरियस सब्जेक्ट पर आधारित थी, जिसके लिए उन्हें एक मंझे हुए कलाकार की तलाश थी। गोविंदा ये जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने मामा को वीडियो प्रोफाइल नहीं दिखाई। एक दिन गोविंदा को न जाने क्या सूझा, उन्होंने मन में सोचा कि सबने रिजेक्ट कर दिया है, अगर मामा भी रिजेक्ट कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो मामा जी को वो वीडियो दिखा दिया अपना। वीडियो देखने के बाद मामा जी का कोई खास रिएक्शन नहीं था। गोविंदा ने भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। एक शाम गोविंदा घर लौटे तो मामा ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए हीरो फाइनल कर लिया है। गोविंदा ने पूछा, कौन है हीरो आपकी फिल्म का? मामा बोले, आंख बंद करो तब मैं उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। गोविंदा ने आंख बंद कर ली। आंख बंद होना था कि एक जबरदस्त तमाचा पड़ा गोविंदा के गाल पर। घबरा के आंखें खोल दी, देखा सामने मामा खड़े हैं और हंस रहे हैं और बोल रहे हैं, अबे बेवकूफ, वो हीरो तू ही है। एक तरफ तमाचे का दर्द, दूसरी तरफ रोल मिलने की खुशी। गाल लाल ही रहा, परंतु आंखों में भी आंसू आ गए खुशी के।
उनके मामा को गोविंदा का वीडियो इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म का सब्जेक्ट चेंज कर डाला, कास्टिंग चेंज कर डाली, सब कुछ चेंज कर डाला और इस तरह गोविंदा को मिली उनकी पहली फिल्म तन बदन। हालांकि उनकी पहली रिलीज्ड फिल्म रही इल्जाम। लिसनर्स क्वेश्चन में मुंबई से सचिन अवस्थी ने पूछा है उन चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में जो आगे चलकर स्टार हीरोइंस हो गईं। पहला नाम महजबीन बानो यानी मीना कुमारी। बेबी मीना ने 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी पहली फिल्म थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट फर्जंद वतन और हीरोइन के रूप में मकाम पाया फिल्म बैजू बावरा से। अगला नाम है बेबी मुमताज, मुमताज जहां दहलवी। बेबी मुमताज ने 9 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। पहली फिल्म थी बसंत और बेबी मुमताज फिल्म नील कमल से बन गईं इनएविटेबल मधुबाला। अगला नाम फातिमा रशीद। 6 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फिल्म थी तलाशे हक। बाद में महबूब खान ने फिल्म तकदीर से इन्हें इंट्रोड्यूस किया और नाम दिया नरगिस। मुमताज अस्करी, जिन्हें हम मुमताज के नाम से जानते हैं। जया भादुड़ी 13 साल की उम्र में सत्यजीत रे की फिल्म महानगर में काम किया। अगली चाइल्ड आर्टिस्ट है भानु रेखा, जिन्हें हम रेखा के नाम से जानते हैं। कितनी बड़ी स्टार। श्रीदेवी, इन्होंने फिल्म कंदन करुणाई से अपना बाल अभिनय शुरू किया। बाद में फिल्म 16वां साल और हिम्मत वाला जैसी फिल्मों से श्रीदेवी के रूप में अवतरित हुई। सारिका, फिल्म हमराज में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया और आगे चलकर फिल्म गीत गाता चल से ये सारिका के रूप में दर्शकों के सामने आई। और भी कई चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जो बाद में मशहूर हीरोइन बन गए। नीतू सिंह, उर्मिला मातोंडकर, तब्बू इत्यादि। आज के लिए इतना ही। हमेशा जब महसूस करता हूं कि सफर के बाद मकाम आ गया है, मंजिल पाली है, तो थम जाता हूं। रोज बढ़ता हूं जहां से आगे, फिर वहीं लौट कर आ जाता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। कल फिर आपसे भेंट होगी। प्रार्थनाओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।